नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है काव्य के तत्व। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। यह जो टॉपिक है आपके बीए के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में और नेट के पाठ्यक्रम में भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा। आप नेट या सेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काव्य के तत्व के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य शास्त्र का, उससे आज के इस वीडियो में हम एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम काव्य शास्त्र के ऊपर एक पूरा सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सभी सिद्धांत और वादों को एकदम सरल आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है स्टडी विथ देवानंद हिंदी, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, काव्य के तत्व। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने काव्य के 4 तत्व स्वीकार किए हैं। तो ये 4 तत्व कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहला जो तत्व है, जिसका नाम है भाव तत्व, दूसरे तत्व का नाम है बुद्धि तत्व, तीसरे तत्व का नाम है कल्पना तत्व और चौथे तत्व का नाम है शैली तत्व। यानी कि किसी भी काव्य के निर्माण में ये 4 तत्व जो है वह आवश्यक होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसी प्रकार दोस्तों, जो काव्य होता है, तो काव्य भी इन 4 तत्वों से मिलकर बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि काव्य के कितने तत्व माने गए हैं, तो यह 4 तत्व माने गए हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है भाव तत्व, दूसरा है बुद्धि तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व और चौथा है शैली तत्व। आगे बढ़ते हैं। भाव तत्व मूल उपादान स्वरूप है। भाव तत्व का आधार कल्पना तत्व है एवं भावना एवं कल्पना को नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए बुद्धि तत्व आवश्यक होता है। भाव, बुद्धि और कल्पना को संप्रेषित एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शैली तत्व की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यही है कि ये चारों तत्व परस्पर संबंधित, सहायक एवं पोषक होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये चारों तत्व एक दूसरे से संपृक्त होते हैं। इन चारों तत्वों का विवेचन निम्नानुसार किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो भाव तत्व होता है, यह किसी भी काव्य का मूल उपादान होता है। उपादान से तात्पर्य दोस्तों यह है कि किसी भी कविता जो लिखा जाता है, तो उसका मूल आधार क्या होता है? तो उसे कहते हैं भाव तत्व, यानी कि इमोशन, फीलिंग। क्योंकि आप लोग किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें कोई न कोई भाव, कोई न कोई इमोशन जरूर होता है। इसे बाद में हम उदाहरण के माध्यम से भी नीचे समझेंगे। दूसरा दोस्तों है कि केवल कविता भाव से ही नहीं लिखा जाता है। भाव के साथ दोस्तों उसके अंदर एक विचार भी होना चाहिए, और विचार का काम कौन करता है? यह बुद्धि तत्व करता है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि किसी भी कविता में एक भाव होता है, एक फीलिंग होता है, इमोशन होता है। उस इमोशन को कंट्रोल में करने का काम कौन करता है? तो वह बुद्धि तत्व करता है। और कल्पना तत्व, आपको पता होगा कि कविता में केवल भाव का या बुद्धि का ही प्रयोग नहीं होता है। बुद्धि के साथ ही कवि क्या करता है? अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। आगे नीचे हम इसे
एकदम विस्तार के साथ समझेंगे। और दोस्तों ये जो तीनों चीज है, यानी कि अगर आपके पास फीलिंग है, भाव है, आपके पास विचार भी है यानी कि बुद्धि भी है, और आपके पास एक कल्पना शक्ति भी है, परंतु आपके पास शैली नहीं है, उसे व्यक्त करने की शैली नहीं है, तो आप एक अच्छा काव्य नहीं लिख सकते। तो इसलिए दोस्तों इन तीनों तत्वों को सही रूप में रखकर उसे संप्रेषित करने का काम जो करती है वो कहती है शैली तत्व। शैली तत्व में दोस्तों भाषा आते हैं, लेखन की स्टाइल आती है, शैली आती है, और अलंकार, ये सभी चीजें शैली तत्व में आएंगे, जिसे हम बाद में नीचे एकदम विस्तार के साथ समझेंगे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्होंने काव्य के मूल रूप से 4 तत्व माने हैं। कौन कौन से? भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। अब एक एक करके हम भारतीय विद्वानों के और पाश्चात्य विद्वानों के मत भी देखेंगे, और भाव तत्व क्या है, बुद्धि तत्व क्या है, कल्पना तत्व क्या है और शैली तत्व क्या है, इसको हम उदाहरण के साथ भी समझेंगे। दोस्तों एग्जाम में विद्वानों के कुछ कथन भी आते हैं, तो उस कथन को यहाँ पर पहले ही अंडरलाइन किए गए हैं, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों यह जो प्रश्न है यह आपको यूजीसी नेट और सेट के भी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे विद्यार्थी जो एमए और बीए की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सब्जेक्टिव टाइप में लिखना होता है, 10 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए जो प्रश्न लिखने होते हैं, तो उसके लिए भी यह वीडियो काफी आवश्यक है। तो आइए दोस्तों हम इसे देखते हैं। तो पहला जो तत्व है दोस्तों जिसे कहते हैं भाव तत्व, तो यही काव्य का मूल तत्व है, यानी कि किसी भी काव्य का मूल तत्व क्या होता है, तो वह भाव तत्व होता है। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि काव्य के मूल तत्व कौन से हैं, तो चारों में से अगर 4 ऑप्शन रहे, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, तो इन चारों में मूल तत्व कौन है? भाव तत्व है। आगे देखते हैं, यही काव्य का मूल तत्व है, इसी तत्व से काव्य प्रभावशाली बनता है। भारतीय आचार्यों ने काव्य सृजन के लिए भाव तत्व को ही प्रमुख माना है, यानी कि भारतीय विद्वानों ने काव्य के सृजन यानी कि काव्य के निर्माण के लिए भाव तत्व को प्रमुख माना है। इसी तत्व के फलस्वरूप काव्य सरस बनता है, यानी कि यही जो तत्व है जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट ऑफ इमोशन भी कहते हैं, तो ये भाव तत्व जो है यही एक कारण होता है जो कि काव्य में सरसता लाता है। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मक काव्यम कहकर भावात्मक तत्व को प्रधानता दी है। तो हिंदी के यानी कि तात्पर्य है कि जो 14वीं शताब्दी के एक विद्वान रहे हैं, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है विश्वनाथ। इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, तो उसमें ये कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्य, यानी कि रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। तो इसमें ये भावात्मक तत्व को प्रधानता देते हैं, यानी कि ये काव्य में भाव तत्व को प्रधानता देते हैं। भाव तत्व हृदय में स्थित होता है, यानी कि दोस्तों ये भाव कहाँ होता है? आप लोगों ने रस सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि भाव जो होते हैं वो हृदय के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं होते। भाव तत्व व्यक्ति के हृदय में स्थित होता है। एक और विद्वान है जिनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनका क्या मानना है? अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यानी कि मनुष्य के अंदर की जो वृत्तियां होती है, जिसे सामान्य शब्दों में इमोशन कह सकते हैं, फीलिंग कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं,
तो इसी भाव को चित्र रूप में व्यक्त करना ही क्या है? कविता है। यानी कि कवि क्या करता है? तो कवि के अंदर जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होता है, उसी को वो क्या करता है? शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो उसी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता कहते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह जो कोटेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। यानी कि कवि के अंदर जो फीलिंग होती है, जो भाव होते हैं, उसी को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? कविता है। आगे हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय में स्थित भाव को प्रधानता देते हुए लिखते हैं, हृदय की मुक्तावस्था के लिए किए गए शब्द विधान को कविता कहते हैं। यानी कि हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान है, आलोचक है, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कहते हैं कि हृदय में जो स्थित भाव हो उसको ये क्या प्रधानता देते हैं। और इनकी एक परिभाषा है जिसमें वो कहते हैं, हृदय की मुक्तावस्था के लिए किए गए शब्द विधान ही कविता है। यानी कि व्यक्ति या कवि के हृदय की जो मुक्तावस्था है, यानी कि किसी कवि के अंदर जो भाव होते हैं, उस भाव से मुक्त होने के लिए जो कवि शब्द की सहायता लेता है, तो इसी शब्द विधान को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा थी वो थोड़ी बड़ी थी, मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसी हृदय की मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो ये इनकी लंबी कविता की एक परिभाषा थी। तो इसमें ये कहते हैं कि कवि क्या करता है? तो कवि हृदय की मुक्ति के लिए जो शब्द विधान करता है, यानी कि इसे और भी आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूं तो कवि के अंदर जो भाव होते हैं, उस भाव से मुक्ति करने के लिए कवि क्या करता है? शब्दों की सहायता लेता है और शब्दों के माध्यम से जो अपने आप को व्यक्त करता है, उसी का नाम क्या है? कविता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। दोस्तों, कविता क्या है? विद्वानों के अनुसार यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो हमने ये भी देख लिया है। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियां हो या हृदय की मुक्ता अवस्था, इनका संबंध रस दशा अर्थात भावात्मकता से है। रस निष्पादन की क्षमता भावात्मकता में ही निहित होती है। यानी कि दोस्तों, अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें या शुक्ल जी की बात करें, तो दोनों क्या कहते हैं? द्विवेदी जी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियां, यानी कि अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम क्या है? कविता। कि कवि के अंदर अंतःकरण में जो वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां से तात्पर्य है जो भाव होते हैं, जो फीलिंग होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कविता कहते हैं। और शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हृदय की मुक्ता अवस्था, यानी कि हृदय के अंदर जो भाव है, कवि क्या चाहता है? कवि उस भाव से मुक्ति चाहता है। और वह मुक्ति कैसे होगी? वह मुक्ति होगी शब्दों के माध्यम से उसे बाहर निकाल कर। तो जब कवि अपने हृदय के अंदर के भाव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है तो उसे कविता कहते हैं। यानी कि दोस्तों, हम देखें तो इन दोनों ही विद्वानों ने भाव तत्व को महत्व दिया है। आगे एक पाश्चात्य विद्वान है, इनके विचारों को भी हम देख लेते हैं। तो स्वच्छंदतावाद के जो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, कवि हैं, जिनका नाम है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ने भाव तत्व की महत्ता स्वीकार करते हुए काव्य की परिभाषा दी है। यानी कि
ये जो विद्वान है, कवि है, इन्होंने भी भाव तत्व को स्वीकार किया है, उसके महत्व को स्वीकार किया है, और इन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है वह क्या है, यह भी देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कथन है वह भी इसमें शामिल किया है, ताकि अगर आप यूजीसी नेट या सेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये कोटेशन भी काफी उपयोगी सिद्ध होंगे, और अगर आप बीए और एमए में हो तो भी आपका जो आंसर है वो काफी प्रभावी और आकर्षित हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in tranquility। यानी कि ये क्या कहते हैं दोस्तों, अगर इनके परिभाषा में देखें तो कुछ शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे कि पहला जो शब्द है ट्रैंक्विलिटी, इसका अर्थ होता है दोस्तों शांति। यानी कि कविता जो है वह शांति के क्षणों में ही लिखी जा सकती है। कवि जो है वह शोरगुल में कविता नहीं लिख सकता, या उसके मन में भाव जागरूक नहीं होंगे, तो उसके लिए कवि जो है शांति के क्षणों में जो अपनी अनुभूतियों को याद करेगा और उस याद करते हुए उसे व्यक्त करेगा, तो वही क्या होगी, कविता होगी। तो यहाँ पर इसका हिंदी में भी अर्थ दिया गया है, कविता शांति के क्षणों में संचित सशक्त अनुभूतियों का स्वच्छंद प्रवाह है। तो इसमें दोस्तों कुछ शब्द है, जैसे कि जो हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस, इसका अर्थ होता है स्वतः ही स्फूर्त, यानी कि अपने आप जो हमारे विचार है या भाव है वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था शांति। तो इसका अर्थ है शांति, पहले गलती से इसका अर्थ बता दिया था शांति। तो ट्रांसक्यूलिटी, इसका अर्थ होता है शांति। तो कवि क्या करता है, कविता में शांति के क्षणों में अपने अंदर जितने भी संचित से तात्पर्य है दोस्तों कि कवि के अंदर बहुत सी अनुभूतियां होती है, उस अनुभूतियों को याद करते हुए शांति के क्षणों में कवि के अंदर के जो भाव है वो अपने आप कविता के रूप में प्रवाहित हो जाते हैं या कविता के रूप में बाहर आते हैं। तो उसे ही क्या कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कविता कहा है। तो एक और विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इन्होंने क्या कहा है, तो भगीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्र में भाव तत्व के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा है कि भाव काव्य का बड़ा व्यापक तत्व है, यह पाठक और श्रोता का भी संस्कार करता है। भाव को साकार रूप देने वाले शब्द, अर्थ और कल्पना है, बिना किसी उक्ति, चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न के भी भाव तत्व का गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। यह काव्य का प्रकृत रूप है। स्पष्ट है कि भाव तत्व का काव्य में प्रधान और प्रेरक तत्व है। तो दोस्तों, इन सभी परिभाषाओं को अगर हम मिला के देखें तो ये सभी विद्वान, चाहे वह विश्वनाथ हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, रामचंद्र शुक्ल हो या वर्ड्सवर्थ हो, भगीरथ मिश्र, इन सभी ने काव्य में जो भाव तत्व है उसे महत्व दिया है। इनका मानना है कि कवि जो है उसके अंदर जो फीलिंग होती है, जो भाव होते हैं, उसी के माध्यम से या उसी को व्यक्त करने के लिए कवि कविता लिखता है। तो आशा करता हूं आपको भाव तत्व क्या है वह समझ में आ गया है। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगला जो पॉइंट है जिसे कहते हैं बुद्धि तत्व। तो इसे विचार तत्व भी कहा जाता है, यानी कि बुद्धि तत्व को
विचार तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में यह पूछा गया था कि विचार तत्व किसे कहते हैं। तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो बुद्धि तत्व को ही विचार तत्व कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सोचते कैसे हैं, हम बुद्धि के माध्यम से ही सोचते हैं, तो इसे विचार तत्व भी कहा जाता है। काव्य में औचित्य इसी तत्व के कारण आता है। औचित्य से तात्पर्य है दोस्तों कि काव्य में जो उचित है या अनुचित है, इसका जो विवेक है, यह किसके माध्यम से होता है, तो वह बुद्धि तत्व के माध्यम से होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि काव्य में क्या चीज सही है, क्या गलत, किस चीज को हमें लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, यह तय कौन करता है, तो यह तय करने का काम क्या करता है, बुद्धि तत्व करता है। आगे देखते हैं, बुद्धि तत्व ही काव्य में भाव एवं कल्पना का संयोजन करता है। प्रबंध काव्य में घटनाओं, प्रसंगों का चुनाव एवं उनका योग्य संगठन के लिए बुद्धि तत्व आवश्यक होता है। दोस्तों, कविता में जो हमारे भाव होते हैं, जो कि हमारे काव्य के पहले तत्व है, और एक तत्व होता है जैसे कल्पना, तो इन दोनों को आपस में मिलाने का काम क्या कौन करता है, बुद्धि तत्व। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूं, तो भाव कितना होना चाहिए, कल्पना कितना होना चाहिए, इन दोनों को आपस में संयोजित करने का काम, आपस में मिलाने का काम बुद्धि तत्व करता है। नहीं तो अगर मान लीजिए बुद्धि तत्व का प्रयोग न हो, तो कवि क्या करे कि अपने काव्य में जरूरत से अधिक कल्पना का प्रयोग करे, काल्पनिक बातें वो अधिक करेगा, तो काव्य जो है दोस्तों, काव्य का जो यथार्थ है वो खत्म हो जाएगा, उसकी सुंदरता जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, जो भाव है, जो फीलिंग है और जो कल्पना है, उन दोनों को सही ढंग से मिलाने का काम कौन करता है, तो वह काम करता है बुद्धि तत्व। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रबंध काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य यानी कि महाकाव्य, खंड काव्य, तो इसमें घटनाओं का संयोजन, यानी कि घटना जो है वो कौन सी घटना को लेना चाहिए, उसका कितना विस्तार करना चाहिए या कितना उसका संक्षेप करना चाहिए, ये सभी तय करने का काम कौन करता है, तो बुद्धि तत्व। प्रसंगों का चुनाव, यानी कि दोस्तों जब प्रबंध काव्य लिखा जाता है या काव्य लिखा जाता है, तो उसमें प्रबंध काव्य में या काव्य में जो प्रसंग होते हैं, तो उस प्रसंग का चुनाव किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊं, जैसे कि रामायण है या राम के ऊपर कोई काव्य लिखेगा, तो रामायण में से किन किन घटनाओं को वो लेगा, इसका चुनाव कौन करेगा, तो वह बुद्धि तत्व करेगा। जैसे कि चित्रकूट का प्रसंग हो गया, अयोध्या का प्रसंग हो गया, या तपोवन का प्रसंग हो गया, लंका का प्रसंग हो गया, या मतलब ऐसे जो प्रसंग है, तो किन प्रसंगों को लेना है, किन प्रसंगों को नहीं लेना है, यह तय कौन करता है, तो यह कवि का जो बुद्धि है, कवि का जो दिमाग है, वह यह तय करता है। इसलिए काव्य में बुद्धि तत्व का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे देख लेते हैं, उनका योग्य संगठन भी बुद्धि तत्व करता है। यानी कि काव्य में, प्रबंध काव्य में जो घटनाएं होते हैं, जो प्रसंग होते हैं, उनको चुनाव करने का और उनका योग्य संगठन, यानी कि कहां पर कौन सी घटनाएं का प्रयोग करना है, यह भी कौन तय करता है, तो बुद्धि तत्व तय करता है। आगे देखते हैं, कठोपनिषद में बुद्धि को इंद्रिय रूपी अश्वों के नियंत्रण के लिए सारथी माना गया है। यानी कि जो एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, इसमें बुद्धि को क्या माना गया है, तो इंद्रिय रूपी अश्वों को, अश्व यानी कि घोड़ा, तो हमारे जो इंद्रिय होते हैं, तो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने का जो काम है वो कौन करता है, वह बुद्धि करता है। तो इसे
कहा गया कि इंद्रिय रूपी असुओं को, जैसे कि जो सारथी होता है, तो सारथी क्या करता है, घोड़ों को यानी कि असुओं को नियंत्रित करने का काम करता है कि जो घोड़े भाग रहे हैं तो उसकी जो कमान होती है वो किसके हाथ में होती है, सारथी के हाथ में होती है। उसी प्रकार जब कवि कोई काव्य लिखता है तो वह काव्य में अगर वो फीलिंग का ज्यादा प्रयोग कर रहा है, कल्पना का ज्यादा प्रयोग कर रहा है, तो उसे नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा बुद्धि तत्व। यानी कि बुद्धि ही क्या करेगा, ये काव्य में जो इंद्रिय है, जैसे कि कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रिय रूपी असुओं के नियंत्रण के लिए सारथी माना गया है। यानी कि बुद्धि को क्या माना गया है, हमारे जो इंद्रिय है जो इधर उधर भागे हमारे बस में नहीं रहते। जैसे कहा जाता है कि जो हमारे मन है वो हमारे बस में नहीं रहते, तो वह इधर उधर भागते हैं, तो उसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो बुद्धि तत्व। जैसे कि वर्तमान समय में विद्यार्थी जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका जो मन है वह उनके बस में नहीं होता। कभी वह इंटरनेट पर, तो कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर उनका मन अपने आप चला जाता है। तो इसे नियंत्रित करने का काम कौन कर सकता है, तो वह कर सकता है बुद्धि तत्व। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, परंतु मेरी कोशिश है कि आपके अंदर कोई भी डाउट न रह जाए। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत से विद्वानों के कथन भी शामिल किए हैं जो कि यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी एमए और बीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इससे उनकी फ्यूचर की, भविष्य की तैयारी हो जाएगी। अगर भविष्य में वह प्रोफेसर बनना चाहेंगे और यूजीसी नेट या सेट की तैयारी करेंगे तो उनकी बहुत सी तैयारी पहले ही हो जाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि काव्य शास्त्र के ऊपर हम बहुत से वीडियो बनाने वाले हैं और बहुत से अपलोड किए हैं, तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वास्तव में बुद्धि इंद्रियों का ही नहीं अपितु कल्पना रूपी असुओं का भी नियंत्रण करती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बुद्धि जो है केवल इंद्रियों को ही, हमारे मन को ही नियंत्रित नहीं करती, वह कल्पना को भी नियंत्रित करती है। यानी कि हम क्या करते हैं, कल्पना लोक में चले जाते हैं। कल्पना लोक में जाने के बाद हम कहीं भी घूमने लगते हैं, कहीं भी कुछ भी सोचने लगते हैं, तो उस कल्पना को भी नियंत्रित करने का काम कौन करती है, तो वह बुद्धि तत्व करती है। आगे देखते हैं। कवियों के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी कवि बिना विवेक का काव्य नहीं लिख सकता। काव्य की विश्वसनीयता एवं संभाव्यता इसी तत्व पर निर्भर होती है। काव्य में बुद्धि तत्व सत्यम का कार्य करता है। इसी तत्व के महत्व को स्वीकार करते हुए पाश्चात्य विद्वान टी.जी. विलियम्स ने लिखा है। यानी कि काव्य में बुद्धि तत्व को स्वीकार करते हुए पाश्चात्य एक विद्वान है जिनका नाम है टी.जी. विलियम्स। इन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है यह हम देख लेते हैं। कविता विचारों के आदान प्रदान करने का एक विशेष तरीका है। काव्य सुनियोजित विचार अभिव्यक्ति है। यानी कि ये मानते हैं कि कविता क्या है, कविता विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका है, एक माध्यम है। काव्य सुनियोजित विचार अभिव्यक्ति है। यानी काव्य में क्या होता है, एक सुनियोजित विचार की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा टी.जी. विलियम्स का मानना है कि काव्य में सुनियोजित विचारों की ही अभिव्यक्ति होती है। नई कविता में तो बुद्धि तत्व की ही प्रधानता होती है। यानी कि हिंदी में जो नई कविता नाम का काव्य आंदोलन चला था, उसमें बुद्धि तत्व का काफी महत्व या प्रधानता देखने को मिलती है। तात्पर्य यही है कि बुद्धि तत्व या विचार तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कविता में भाव को, कल्पना को संयोजित करने का काम
उसे नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तो वह बुद्धि तत्व करती है। साथ में घटनाओं के चुनाव का भी काम बुद्धि तत्व करती है। तो आइए हमारा तीसरा जो तत्व है वो हम देख लेते हैं, जिसका नाम है कल्पना तत्व। कल्पना शब्द का व्युत्पत्तिजनक अर्थ है सृष्टि करना या सृजन करना। यानी कि कल्पना शब्द का जो अर्थ है वह क्या है दोस्तों? तो सृष्टि करना या सृजन करना। यानी कि कल्पना क्या करता है? कल्पना सृष्टि करता है, सृजन करता है, परंतु यह सृजन कहाँ होता है? यह सृजन बाहर नहीं होता है, भौतिक दुनिया में नहीं होता। ये सृजन जो है दोस्तों मानसिक होता है, हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर होता है। जैसे कि हम बैठे हुए कुछ कल्पना करते हैं, तो जो कल्पना करते हैं यानी कि एक सृष्टि करते हैं, एक सृजन करते हैं, तो वो सृजन कहीं बाहर नहीं करते हैं, वह हमारे दिमाग के अंदर होता है, मन के अंदर होता है। तो आइए देखते हैं। धाता पूर्वम कल्पयत में कल्पयत का अर्थ सृष्टि करना ही है, किंतु कल्पना की सृष्टि मानसिक होती है। जैसा मैंने कहा कि कल्पना जो होती है, इसकी जो सृष्टि होती है, इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो बाहर न होकर अंदर होता है, मानसिक होता है। कल्पना के लिए अंग्रेजी शब्द इमेजिनेशन है, जो इमेज से बना है। इसका अर्थ है मानसिक बिंब या चित्र। यानी कि कल्पना के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इमेजिनेशन का। और इसका जो ये शब्द है, इमेजिनेशन शब्द है, ये इमेज से बना है। और इमेज का अर्थ क्या है? तो इमेज का अर्थ है मानसिक बिंब या चित्र। यानी कि मन के अंदर जो इमेज बने या मानसिक रूप से जो इमेज बने, उसी को क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। अतः कल्पना का अर्थ है अप्रत्यक्ष या मानसिक प्रत्यक्षीकरण। अप्रत्यक्ष यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, मानसिक प्रत्यक्षीकरण। यानी कि ये जो इमेज बनते हैं ये बाहर नहीं बनते, ये कहाँ बनते हैं? मन के भीतर बनते हैं, इसलिए मानसिक प्रत्यक्षीकरण। कवि कल्पना के माध्यम से कुछ विचार या कुछ घटनाओं को व्यक्त करता है, तो वह कल्पना वह बाहर नहीं सोचता, वो उसके मन के भीतर सोचता है। और मन के अंदर जो विचार या जो कल्पना चलती है उसे वह शब्दों के माध्यम से काव्य में व्यक्त करता है। भाई दोस्तों आगे हम देखते हैं। कवि कल्पना के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तु का मानसिक चित्रण करते हैं। यानी कि कवि क्या करता है कि कल्पना के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तु, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, उसका वो मानसिक चित्रण करते हैं। काव्य में रमणीयता एवं चमत्कार कल्पना का ही कार्य है। काव्य में सुंदरम की प्रतिष्ठा का श्रेय कल्पना तत्व को ही है। दूसरे शब्दों में रूप या सौंदर्य सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना है। जीवन के अनुभव एवं जगत के विविध दृश्यों को प्रस्तुत करने का कार्य कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। कल्पना के माध्यम से अतीत एवं भविष्य की वस्तुओं, दृश्यों का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों कल्पना का काव्य में एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कि कोई कवि 21वीं शताब्दी का है, परंतु वह शिवाजी महाराज, राणा प्रताप या अशोक, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, इनके समय को भी याद करके कल्पना के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी कि वह क्या कर सकता है? वर्तमान में बैठे हुए भी अतीत की घटनाओं को लेकर काव्य लिख सकता है। तो यह किसके माध्यम से संभव है? तो यह केवल कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इसी के साथ दोस्तों वह भविष्य की भी वस्तुओं की कल्पना कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने हॉलीवुड की बहुत सी मूवी देखी होगी, जिसमें वह यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि आज से 100 वर्ष बाद या 1000 वर्ष बाद दुनिया कैसी होगी। तो यह कल्पना के द्वारा ही संभव है। हम भविष्य की चीजें अभी देख सकते हैं,
इसका कार्य कौन करता है या कैसे संभव है? तो ये कल्पना के माध्यम से ही संभव है। तो आगे देखते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में, कवियों की बिंब योजना उनके द्वारा हृदयंगम किए हुए तथ्यों और भाव की सजीव अभिव्यक्ति कल्पना के सहारे ही होती है। यानी कि कवि लोग जो बिंब का निर्माण करते हैं, बिंब योजना, और उनके द्वारा हृदयंगम, यानी कि हृदयंगम से तात्पर्य है कि हृदय के अंदर जो भाव या जो तत्व या जो तथ्य है उसकी अभिव्यक्ति वो क्या करते हैं? कल्पना के माध्यम से ही करते हैं। और इसे मैं और भी आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूं तो कवि के हृदय के अंदर जो तथ्य होते हैं, जो भाव होते हैं, उसकी सजीव अभिव्यक्ति कवि कैसे करता है? तो वह कल्पना के सहारे ही करता है। यानी कि कवि क्या करता है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार, कि कवि क्या करता है? बिंबों का निर्माण करता है और कवि के हृदय में जो तथ्य होते हैं, जो भाव होते हैं, उसकी सजीव अभिव्यक्ति वह कल्पना के सहारे करता है। अतीत को वर्तमान बनाना, यानी कि जो बीत चुका है उसे वर्तमान के रूप में दिखाना, यह कवि कल्पना के सहारे करता है। सुदूरत को प्रत्यक्ष करना और जीवन के अनुभव और ज्ञान को एक निश्चित रूप प्रदान करना कल्पना का ही प्रसार है। यानी कि दोस्तों, जो हमारे पहुंच से बाहर है उसे हमारे पहुंच में लाने का काम, और जीवन के अनुभवों को ज्ञान के माध्यम से या कल्पना के माध्यम से हमारे सामने लाने का काम कौन करता है? तो कवि कल्पना के माध्यम से करता है। आगे देखते हैं, पाश्चात्य विद्वान रस्किन ने कल्पना के महत्व को रेखांकन करते हुए लिखा है, कविता कल्पना के द्वारा मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। यानी कि जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विद्वान हैं जिनका नाम है रस्किन, तो ये कहते हैं कि कविता कल्पना के द्वारा मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। यानी कि मन के अंदर जो भाव होते हैं उनके लिए एक रमणीय क्षेत्र का काम कौन करता है? तो वह कल्पना करता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कवि काव्य में जो सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति करता है, सुंदर सुंदर दृश्यों का निर्माण करता है, वह किसके माध्यम से करता है? तो वह कल्पना के माध्यम से ही कर सकता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने पीके मूवी देखा होगा तो पीके में जो आमिर खान को यह दिखाया गया है कि वह किसी दूसरे अंतरिक्ष का है, किसी दूसरे गोले का है, तो यह लेखक जो है वो कैसे किया? तो वह कल्पना के सहारे ही किया। इससे काव्य में, रचना में एक प्रकार से जो सुंदरता आती है, आकर्षण आती है, यह कल्पना का ही योग होता है। यानी कि कल्पना के सहारे ही कवि इन घटनाओं को रमणीय बनाने का काम करता है। स्पष्ट है कि काव्य सृजन में कल्पना तत्व का असामान्य महत्व है। यानी कि काव्य के निर्माण में कल्पना तत्व का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, अंतिम तत्व है, यह भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार विद्यार्थी जो होते हैं ये जो साहित्यिक शब्दों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो पढ़ तो लेते हैं परंतु क्या पढ़ा है वह उन्हें समझ में नहीं आता। खासकर जो काव्य शास्त्र का विषय है दोस्तों, ये विषय बहुत ही अच्छा है, काफी आसान भी है, परंतु विद्यार्थियों को भाषा के कारण इसे समझने में कठिनाई आती है। क्योंकि दोस्तों, जो लेखक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वह असाधारण भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है, परंतु विद्यार्थी जो होता है, पढ़ने वाला होता है, उसकी जो भाषा होती है वो सामान्य भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है। इस कारण दोस्तों, विद्यार्थी कठिन शब्दों को
कठिन भाषा को समझ नहीं पाता, साहित्यिक भाषा को समझ न पाने के कारण उसे ये टॉपिक समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि पूरा भारतीय काव्य शास्त्र और पूरा जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, एक बार भारतीय काव्य शास्त्र तो लोगों को समझ में भी आ जाता है, परंतु जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो तो समझना और भी कठिन हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इन दोनों को एकदम बोलचाल की भाषा में आपको समझाओ, ताकि एकदम सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी इन टॉपिक को समझ के एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर आप कौन से टॉपिक को पहले देखना चाहते हैं। आपके कमेंट को हम महत्व देते हुए उसके ऊपर हम पहले वीडियो बनाएंगे। और हमारा कोशिश यह है दोस्तों कि आने वाले यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम से पहले आपका पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र को क्लियर कर दें। और जो विद्यार्थी एमए और बीए की तैयारी कर रहे हैं या एमए और बीए में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी लिखने की सुविधा के अनुसार यह वीडियो बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार पढ़ने के बाद चीजें एक बार समझ भी आ जाती है, परंतु लिखते समय हमें ये चीजें याद नहीं होती। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आसान उदाहरण के माध्यम से हम आपको चीजें समझाएं, आसान भाषा में आपको ये सब चीजें समझाएं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा काव्य का अंतिम तत्व है शैली तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टाइल। पाश्चात्य साहित्य में शैली तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि जो वेस्टर्न का साहित्य है, पाश्चात्य साहित्य है, इसमें शैली तत्व को महत्व दिया गया है। जैसे कि हमने भारतीय विद्वानों को देखा, तो भारतीय विद्वानों ने किस तत्व को महत्व दिया था? भाव तत्व को। यानी कि भारतीय विद्वान, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय विद्वान काव्य के किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देते हैं, तो आपका आंसर होगा भाव तत्व। और अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि पाश्चात्य विद्वान काव्य के किन तत्वों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? शैली तत्व। दोस्तों जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र समझेंगे तो इन सभी बातों के ऊपर विस्तार के साथ बात करेंगे। अभी हम केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें शैली तत्व को काफी महत्व दिया जाता है। अंग्रेजी में कहा गया है स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। तो अंग्रेजी का एक कहावत है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। इसी प्रकार प्रत्येक कवि की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। दोस्तों हर एक कवि की अपनी एक शैली होती है। हर एक व्यक्ति की बोलने की, चलने की, फिरने की, हर एक की अपनी अपनी शैली होती है, अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि हर व्यक्ति की अपने चलने की, अपने बोलने की, अपने पहनने की स्टाइल होती है, उसी प्रकार काव्य में लिखने की भी अलग अलग शैलियां होती हैं। कवि जो होता है वह अपनी शैली के अनुसार ही काव्य लिखता है। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक कवि की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। शैली तत्व काव्य को प्रेषणीय बनाने के लिए आवश्यक माना गया है। यानी कि शैली तत्व का उपयोग क्या है? अगर आपको प्रश्न आए तो आपको ध्यान में रखना है काव्य को प्रेषणीय का अर्थ होता है कि काव्य जो है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए। जैसे मान लीजिए कोई कवि लिख तो रहा है, उसके अंदर अच्छे अच्छे भाव हैं, फीलिंग है, उसके विचार भी काफी सुंदर है, वो कल्पना का भी काफी अच्छा प्रयोग करता है, परंतु उसके पास शैली नहीं है, यानी कि भाषा के ऊपर कमांड नहीं है। तो वह क्या करेगा कि उसकी प्रेषणीयता की जो शक्ति होगी वह अच्छी नहीं होगी। यानी कि वह अपनी बात कविता के माध्यम से व्यक्त तो कर देगा, परंतु वह लोगों को आसानी से या अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों काव्य के निर्माण में
काव्य के सृजन में शैली तत्व जो है वो काव्य को प्रेषणीय बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार पौष्टिक एवं सुस्वादु भोजन यदि सफाई के साथ न परोसा जाए तो ग्राह्य नहीं होता, उसी प्रकार भाव, कल्पना, विचार कितने भी सुंदर हो, यदि उन्हें उचित ढंग से संप्रेषित न किए जाए तो वह ग्राह्य नहीं होते। यानी कि जैसे दोस्तों एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई पौष्टिक भोजन है, कोई काफी स्वादिष्ट भोजन है, अगर उसे हम सफाई के साथ अच्छे ढंग से नहीं परोसते हैं तो उसे खाने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। अगर मैं आपको एक दो उदाहरण दूं, आप लोग कहीं बाहर खाने के लिए जाते हैं तो ऐसे होटल को ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जहां पर उनके सर्व करने का जो शैली होता है वो काफी अच्छा हो, तो आप उन भोजन को काफी रुचि के साथ खाना पसंद करते हैं। और वहीं दोस्तों मान लीजिए भोजन तो काफी अच्छा बना दिया गया है परंतु साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, परोसने का जो तरीका है वो गलत है। मान लीजिए आपको दाल, चावल, भाजी, सब्जी, सलाद सब एक ही में मिक्स करके दे दिया जाए तो आप भोजन अच्छा होने के बाद भी उसे नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वह व्यवस्थित रूप से आपको नहीं दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों काव्य में अगर किसी कवि के पास सुंदर भाव हैं, विचार हैं, कल्पना है, ये कितने भी सुंदर क्यों न हो, परंतु उन विचारों को, उन भाव को, उन कल्पना को अगर उचित ढंग से, सही ढंग से अगर संप्रेषित न किया गया हो तो वह क्या होता है, वह स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, शैली तत्व के अंतर्गत भाषा का अनन्य स्थान होता है। यानी कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि शैली तत्व के अंदर कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि पहला है भाषा, क्योंकि कवि के पास भाव रहेंगे, कल्पना रहेगा, विचार रहेगा, तो वह विचारों को कैसे व्यक्त करेगा, भाषा के माध्यम से। भाषा के अलावा वो क्या करेगा कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करेगा, बिंबों का प्रयोग करेगा, प्रतीकों का प्रयोग करेगा। यानी कि दोस्तों ये जितने भी तत्व होते हैं वो शैली तत्व के अंदर आते हैं। इसे हम आगे देखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो शैली तत्व के अंतर्गत भाषा का अनन्य स्थान होता है। भावानुकूल भाषा ही काव्य में सरसता उत्पन्न करती है। यानी कि भाव के अनुकूल भाषा ही क्या करती है, काव्य में सरसता लाती है। अगर काव्य में जो भाषा होती है वो भाव के अनुकूल न हो तो काव्य में सरसता नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए कहीं युद्ध का वर्णन हो और जो व्यक्ति है वो काफी प्यार से बात करे तो वहां पर काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर युद्ध की बातें होती है, जहां युद्ध का वर्णन होता है, तो वहां की भाषा जो होती है वो प्यार वाली भाषा नहीं होती। वहां पर क्रोध वाली, वीरता की बात होनी चाहिए। भाषा भी कैसी होनी चाहिए? आक्रामक होनी चाहिए। वही दोस्तों जहां पर प्रेम की बात हो, यानी कि श्रृंगार की बात हो, रति की बात हो, तो प्रेम की बातें में अगर गुस्से का वर्णन हो या आक्रामक शब्दों का वर्णन हो, आक्रामक भाषा का वर्णन हो, तो भी काम नहीं चलेगा। यानी कि कवि को क्या करना चाहिए कि भाव के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इससे काव्य में सरसता उत्पन्न होगी। हमारे यहाँ काव्य के दो पक्ष स्वीकार किए गए हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। यानी कि भारतीय साहित्य में दोस्तों अगर हम बात करें तो काव्य के दो पक्ष स्वीकार किए जाते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। आप लोगों ने बीए, एमए या स्कूल के दिनों में काव्य की समीक्षा करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे कि किसी कविता के भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए या किसी कविता के भाव और कला पक्ष स्पष्ट कीजिए। जैसे कि एग्जाम के दिनों में दोस्तों, स्कूल या कॉलेज के दिनों में लगभग सभी विद्यार्थियों ने जूही की कली यह कविता पढ़ा होगा। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते थे कि जूही की कली के भाव और कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए या अन्य कोई भी कविता। तो भारतीय जो साहित्य है उसमें काव्य के दो पक्ष माने गए हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा
कला पक्ष। भाव पक्ष में दोस्तों क्या क्या आता है? तो भाव पक्ष में भाव आते हैं, विचार आते हैं और कल्पना आते हैं। तो भाव, विचार एवं कल्पना तत्वों का समावेश भाव पक्ष में होता है। यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो भाव पक्ष माना गया है, इसमें 3 तत्व आते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यह ध्यान में रखना है कि भाव पक्ष में 3 तत्व हैं। कौन कौन से? भाव तत्व, विचार तत्व और कल्पना तत्व। शैली को काव्य का कला पक्ष कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो शैली तत्व है वो किसके अंतर्गत आता है? तो यह कला पक्ष के अंतर्गत आता है। भाव तत्व काव्य की आत्मा है, तो शैली तत्व उसका शरीर। यानी कि दोस्तों काव्य में जो भाव तत्व है वो किस प्रकार काम करता है? वह आत्मा के समान। यानी कि काव्य का मूल क्या है? वह भाव तत्व है, जैसा कि हमने पहले आरंभ में ही देखा था। और शैली जो है वो क्या है? काव्य का शरीर है। यानी कि आत्मा कौन है? वह भाव तत्व है और शैली क्या है? उसका शरीर है। कवि के हृदयस्थ भाव को शब्दबद्ध करना, उसे छंदों की लय में ढालना शैली तत्व का कार्य। यानी कि कवि के हृदय के अंदर जो भाव हैं, उन भाव को शब्दबद्ध करना, यानी कि शब्दों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से लय में ढालने का काम कौन करता है? तो वह काम करता है शैली तत्व। जब अनुभूति अभिव्यक्ति का संयोग होता है तभी काव्य काव्य कहलाता है। यानी कि जब अनुभूति, यानी कि कवि की जो अनुभूति है, अनुभूति से तात्पर्य है कवि की फीलिंग, कवि की इमोशन, कवि के भाव। तो जब अनुभूति अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि उसे व्यक्त करने का माध्यम, तो जब अनुभूति और अभिव्यक्ति का संयोग होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, तभी काव्य जो है वह काव्य कहलाता है। अतः अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति का भी महत्व होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कवि के पास केवल भाव ही है, केवल अनुभूति है, परंतु उसके पास अभिव्यक्ति के साधन नहीं है। अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? शैली पक्ष के जितने भी तत्व आएंगे, जैसे कि भाषा, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, ये सभी माध्यम जो है, बिंब, प्रतीक, ये क्या है? अलंकार, ये सभी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। यानी कि ये शैली तत्व के तत्व हैं। काव्य में शब्द चयन एवं संयोजन की उचित संगति आवश्यक होता है। दोस्तों जैसे हमने ऊपर देखा था कि काव्य में जो घटनाएं होती है, जो प्रसंग होते हैं, उसका चुनाव कौन करता है? तो बुद्धि तत्व करता है। उसी प्रकार दोस्तों काव्य में जो शब्द चयन होता है, यानी कि भाषा के अंदर जो शब्दों का चयन होता है, जो संयोजन होता है, इसकी उचित संगति बैठाने का काम कौन करती है? तो वह करती है शैली तत्व। इसीलिए प्रसिद्ध कवि कॉलरिज ने लिखा है, यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कवि जिनका नाम है कॉलरिज, इनके सिद्धांत का नाम था कल्पना सिद्धांत, जो कि हम बाद के लेक्चर में इसे भी कवर करेंगे, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। तो कॉलरिज लिखते हैं, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। यानी कि कविता क्या है? तो सर्वोत्तम शब्द, यानी कि शब्दों में जो उत्तम शब्द हैं, शब्दों में जो श्रेष्ठ शब्द हैं, उनका सर्वोत्तम क्रम, यानी कि उनका संयोजन भी कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? कॉलरिज कविता कहते हैं। शैली तत्व के अंतर्गत शब्द आता है, भाषा आता है, अलंकार आता है, छंद आता है, शब्द शक्ति आता है, आदि का अंतर्भाव होता है। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि शैली तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अगर ऑप्शन में आपको शब्द दिया जाए, भाषा दिया जाए, अलंकार दिया जाए, विचार और भाव दिए जाए और उनमें से आपको चुनाव करना हो, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि शैली तत्व के अंतर्गत शब्द आएंगे, भाषा आएंगे, अलंकार आएंगे, छंद आएंगे, शब्द शक्ति आएंगे, परंतु भाव जो है, विचार जो है, ये नहीं आएंगे। भाव, विचार और कल्पना किसके अंदर आएंगे? वह भाव पक्ष के अंतर्गत आएंगे। शैली पक्ष में या शैली तत्व में ये सब चीजें नहीं आएंगे।
तो दोस्तों यह था काव्य के तत्व, यानी कि इन सभी चारों तत्वों को मिलाने से ही काव्य का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक उदाहरण दिए थे कि कहा जाता है कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार दोस्तों काव्य का जो शरीर होता है, काव्य की जो आत्मा होती है, उनके अंदर 4 तत्व होते हैं, यानी कि 4 तत्वों को मिलाने से ही किसी भी काव्य का निर्माण होता है। तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य निर्माण में भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व का उचित समन्वय आवश्यक है। इन चारों तत्वों को काव्य के लिए आवश्यक मानते हुए अंग्रेजी के चैम्बर्स कोर्स में लिखा गया है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड थॉट विथ आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग, अर्थात कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। यानी कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार, ये विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कल्पना और अनुभूति से, यानी कि कवि के अंदर जो अनुभव होते हैं, अनुभूति होती है, फीलिंग होते हैं, और कवि अपनी कल्पना शक्ति से इन विचारों को सुंदर शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। और यह जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसी को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अंग्रेजी का एक शब्दकोश है जिसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चैम्बर्स कोश। तो दोस्तों यह था काव्य का तत्व। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हिंदी के सभी साथियों के साथ इसे साझा कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वह भारतीय काव्य शास्त्र को समझ सके। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी फिर से कहूंगा कि भारतीय काव्य शास्त्र बहुत ही अच्छा विषय है, परंतु विद्यार्थी जो है भाषा कठिन होने के कारण ये जो पुस्तकें होती हैं इनकी भाषा काफी कठिन होती है और इसी कारण इन विषयों को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारी कोशिश है कि आपको एकदम सरल आसान बोलचाल की भाषा में इसे समझाया जाए। तो अगर आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है वह थोड़ा भी सफल रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक है, आपका कमेंट है, यही हमें प्रोत्साहन देता है। अगर आपके द्वारा कमेंट नहीं आते हैं या लाइक नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि यह वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो हम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो और भी आने चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप किस विषय पर, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो दोस्तों अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।